बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़िब अहमद। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते के साथ, बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, एनिवर्सरी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और सुबहनामा आगाज करने से पहले शाज़ेब को कहूंगी, शाज़ेब कैसा जबरदस्त सेलिब्रेशंस रही ना? बिल्कुल, सेलिब्रेशन का सिलसिला सारा दिन चलता रहा। जिस तरीके से हम देख रहे थे, हर शहर में हर जगह पर केक काटे गए सालगिरह के, और 7वीं सालगिरह भरपूर तरीके से उसका जश्न मनाया गया। तो एक बार फिर मेरी तरफ से, हमारी तरफ से 92 न्यूज़ को ये 7वीं सालगिरह मुबारक हो। और बाकायदा तौर पर अब सुबहनामा का आगाज बिल्कुल आगाज करते हैं शाज़ेब। वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो उनका दौरा चीन, जिस पर हम जिक्र कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे कि वो जाएंगे और कैसा रहेगा, अब उनका दौरा कंप्लीट हो गया, वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की चीनी सदर से भी मुलाकात हुई। साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है और कहा कि चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी, मजबूत हामी और आहनी भाई है। साथ में जैसा कि माया बता रही हैं कि ये जो दौरा है वो मुकम्मल हो चुका है, वतन वापस भी आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को ओलंपिक्स के नकात पर भी मुबारकबाद दी। ओह एब्सोल्युटली। शाह महमूद कुरैशी बोले, वज़ीर आज़म की चीनी सदर से तफसीली मुलाकात हुई है। सीपैक समेत अहम अमूर पर जो है वो मुफस्सल गुफ्तगू हुई। वाकई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा और साथ साथ और भी बहुत कुछ जो है वो इस दौरे में जो है मेरा ख्याल है अब उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे आने वाले फ्यूचर में। बिल्कुल, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कामयाब रहा, तो कुछ अरसे में जब वो वापस आ गए हैं तो अब उनसे सवालात भी होंगे किस तरीके से कामयाब रहा, क्या क्या वहां पर बातें हुई, क्या और कुछ कितनी हुआ। सारी अपडेट्स मिलेंगी। साथ साथ नैब में 24 साल पुराना केस खुल गया। शाज़ेब, किसका? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, यानी कि कहा जा सकता है उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है, मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि जापान से लिया गया $25 करोड़ का फंड कहां गायब हुआ, इसकी अब तहकीकात की जाएंगी। और नैब ज़राए के मुताबिक जो कर्ज उतारो मुल्क सवारो अकाउंट में मुंतकिल होने का ये खदशा है, जो ये तमाम पैसे थे, और इस वजह से ये तहकीकात की जाएंगी। लेकिन साथ में आपको ये बता दें कि 1998 में सोशल एक्शन प्रोग्राम के लिए ये $25 करोड़ का फंड लिया गया था। तो अब तहकीकात का आगाज हो रहा है, उसके बाद नताइज कुछ सामने आएंगे। इतना बड़ा अमाउंट है शाज़ेब, और उसका रिकॉर्ड गायब होना और अचानक से ये 24 साल बाद ये केस खुल जाना, ऑब्वियसली अब इसकी डिटेल्स भी आएंगे। बहुत सारे मौजूद पे आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ और खबरें आपको जल्दी से देते रहते हैं कि एक दिन पहले मुखालिफ बयान ना देने पर इत्तफाक हुआ और अगले ही दिन तनकीद के नश्तर बरस पड़े। बिल्कुल, ये कुछ हम ऑपोजिशन की जानिब से देख रहे हैं कि एक दिन साथ खड़े होते हैं, मुखालिफ बयान ना देने पर इत्तफाक करते हैं, अगले ही दिन एक दूसरे पर जो है वो तनकीद की जा रही होती है। शायद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तनकीद की गई है। और साथ में आपको ये बताएं कि शायद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि सेनेट में गैर हाजिरी और बिल का पास होना पीपल्स पार्टी की गलती है, और ये तमाम गलती जो है वो पीपल्स पार्टी पर डाल दी गई है शायद खाकान अब्बासी की जानिब से। वही वाली बात कि लाइक शाज़ेब सेट के एक दिन साथ होते हैं, अगले दिन फ्लिप आ जाता है। फ्लिप की वजह क्या है, ऑब्वियसली आप भी जानना चाहते हैं और हम भी इस पर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सियासी मैदान में चलकर, क्योंकि सियासी मैदान में बहुत हलचल मची है और मुख्तलिफ बयानात, तनकीद, ये सब कुछ हम देख रहे हैं जो के सामने आ रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, कुछ बयानात आ रहे हैं जैसे कि सुबहनामा में आपको बताया, लेकिन दूसरी जानिब तनकीद भी की जा रही है। अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो मुसलसल बरस पड़े और उन्होंने अच्छा खासा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को। साथ ही ये भी कहा कि जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आई, डाला ये किया तो वो किया, बड़ा अग्रेसिव, बड़ा ही जारहाना उनका इस वक्त जो है ना वो अंदाज जा रहा है, जो कि मैंने एक्चुअली इतने अरसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नहीं देखा, बट आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही अब वो उनका जो प्रेशर है ना वो बिल्ड हो चुका है, जारहाना अंदाज उनका रहा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब से सिलेक्टेड हुकूमत आई है गुर्बत में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी उनकी जानिब से भी कुछ तनकीद की गई है और वो पीपल्स पार्टी पर की गई है। और जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि सेनेट में बिल पास होना, गिलानी की अदम मौजूदगी, ये पीपल्स पार्टी की गलती है। तो दूसरी जानिब हम दोनों तरफ से देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ में पीटीआई हुकूमत को हटाने के लिए ऑपोजिशन में सब इकट्ठे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत चली जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत सारे मामला थे। हमने आपको सुबहनामा में कहा था कि इस हवाले से हम आपको अपडेट देंगे प्रोग्राम में, और मेरा ख्याल है अब प्रोग्राम में अब पहले मेहमान को लेते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं। वो हुकूमत को बनाने के लिए अपोजिशन के मुत्तहिद होने का भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ये पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? अपोजिशन मुत्तहिद बज़ाहिर तो उन्होंने आकर जरदारी साहब ने यहाँ पर मॉडल टाउन में शरीफ बरादरान के साथ और
यकजहती का इजहार किया और खाना खाया। लेकिन बात यह है कि दाल तो वो अपनी लाए थे ना, मतलब ये इख्तलाफ भी है, कोई सारा कुछ मुत्तहिद नहीं है, अपना खाना साथ लेकर आए थे। तो खाकान अब्बासी साहब ने उसका थोड़ा सा पोल खोल दिया और कहा है कि देखिए आपकी गलती थी। इसका मतलब है कि नून लीग में यकसू नहीं है लोग। और ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता है, काबिल भरोसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगा इनका सब साथ चलना। और आसिफ जरदारी और ये भी पहले बहुत तनकीद करते रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मरियम के बयानात में माजी के चल रहे हैं, बिलावल के भी चल रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है। असल में जब तक क्यू लीग और MQM और GDA साथ हैं PTI के, उनकी हुकूमत को हटाया नहीं जा सकता। और एजिटेशन की इतनी इनमें सलाहियत नहीं है कि ये कई महीने पूरे मुल्क को मफलूज कर दें। एजिटेशन उस वक्त कामयाब होता है जब पूरा मुल्क मफलूज हो जाए बहुत दिनों के लिए मुसलसल, और उसकी इनमें इतनी ताकत नहीं है, अवाम उसमें नहीं है कि वो इनके कहने पे पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। हाँ, जो अदम एतमाद की तहरीक है वो अगर इत्तेहादी टूट जाएं तो फिर कामयाब हो सकती है, उसका कोई चांस नजर नहीं आता। या रियासती इदारे इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इस सूरत में अगर इत्तेहादी टूट जाए। अच्छा, साथ में ये बताइएगा नानाल साहब, जिस तरीके से हम पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिक्र कर रहे हैं सर, दोनों पार्टीज का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अचानक दोनों पार्टीज को क्या जरूरत पेश आई मुत्तहिद होने की? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में कोई असूल और नज़रियात तो है नहीं, ज़ाती मुफादात हैं, और वो भी चंद ख़ानदानों के। एक जरदारी ख़ानदान पीपल्स पार्टी पे हावी है, शरीफ ख़ानदान नून लीग पे। तो ये ख़ानदानी सियासत है और ये अपने ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात का लिबादा ओढ़कर पहना कर तो अवाम के सामने पेश करते हैं। अभी ये है कि इनको रेलेवेंट भी तो रहना है ना सियासत में। इस वक्त तो अपोजिशन बिल्कुल ठुस हो गई थी, जैसे सेनेट में हुआ कि सेनेट वो स्टेट बैंक का बिल पास हो गया तो सब कहने लगे अपोजिशन तो कुछ भी नहीं है, ये तो इररेलेवेंट है। तो अब ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए और एक टेम्पो बनाने के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो बिल्ड किए रखना होता है। आप देखें 3.5 साल से कह रहे हैं, मार्च में कहते हैं नवंबर में हुकूमत चली जाएगी, नवंबर में कहते हैं मार्च में चली जाएगी, मुसलसल। तो ये एक टेम्पो बनाना होता है अपोजिशन ने, और वो टेम्पो इन्होंने बनाया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपोजिशन जो है हुकूमत को प्रेशर में रखना चाहती है। इन्हें ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 1-1.5 महीने में इमरान खान असम्बलियां तोड़ दें या कोई ऐसा फैसला कर लें नए इलेक्शन का अचानक, तो फिर हम बिल्कुल ही बगैर तैयारी के पकड़े जाएंगे। तो अभी से कुछ आपस में इस तरह का मोमेंटम बनाए रखो कि अगर ऐसा कुछ मसला हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हों। तो बेसिकली प्रेशर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर बिल्ड करें। अदनान सर, अभी एक सवाल जो हम लोगों ने अभी एनिवर्सरी पे भी बहुत किया और इस पर काफी लोग सवाल बार बार कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। जावेद लतीफ साहब ने बड़ी गारंटी दे दी कि भाई वो आ रहे हैं, वो बहुत जल्द आएंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? आपने पहले भी कहा था कि कोई चांस नहीं है, बट आप अब इस बयान के बाद क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो वो जेल में जाना पड़ा उन्हें, फिर तो नहीं आएंगे। वो उस सूरत में आएंगे जब उन्हें ये यकीन हो कि जेल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री है कि वो कभी भी जेल में नहीं रहे। मुशर्रफ साहब के साथ भी जब वो जेल में जाना पड़ा तो फौरन डील करके भागे। इस मरतबा भी उन्होंने अपनी रिपोर्टें जैसी भी बनवाई और वो यहाँ से खिसक गए। तो अब अगर उन्होंने वापस ही आना था जेल में जाने के लिए तो जाते क्यों? अब ये है कि वो समझते हैं कि अदलिया से अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए साल में 6 महीने में कि जब उन्हें अदलिया से कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए उनके केसेस में कि उन्हें अरेस्ट ना होना पड़े, तब वापस आएंगे। ये सिर्फ एक नफसियाती हरबा है, प्रोपेगेंडा मुहिम है नून लीग की अपने सपोर्टर्स को हौसला देने के लिए, क्योंकि वर्कर भी बेहौसला हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो उनको मोबिलाइज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो टीवी पे कहा था कि हम तो मीडिया में खेल रहे थे, 21 बिकती है तो हम बेच रहे थे। तो इस नवाज शरीफ का नाम बिकता है तो बेच रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक नवाज शरीफ को यकीन नहीं होगा कि वो अरेस्ट नहीं होंगे, उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। अच्छा, और अदनान साहब, क्योंकि नवाज शरीफ का जिक्र हुआ है तो हम आपसे ये सवाल भी कर लें, उनके लिए मुश्किलात आप समझते हैं कुछ बढ़ गई हैं? 24 साल पुराना नैब में एक और केस खुल गया है जो जापान से $25 करोड़ का फंड लिया गया था, उसकी तहकीकात शुरू की जा रही है। देखिए, ये तो केसेस
नैब के जब खुलते हैं, हमने देखा है कि माजी में भी तफ्तीश होती है, मगर कोई इतनी अच्छी तफ्तीश नहीं होती कि वो अदालत में प्रूफ कर सकें, या फिर वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। सियासी बुनियादों पर रियासत नहीं चाहती कि जो पॉपुलर लीडर हैं उनके खिलाफ केसेस जो हैं किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचे कि अवाम में अनरेस्ट पैदा हो जाए। ये भी तो देखना होता है ना कि एक आदमी बेशक करप्ट है लेकिन अवाम में इतना पॉपुलर है कि अगर उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो अवाम में कोई बेचैनी फैल जाती है, बदअमनी का खतरा होता है, तो फिर रियासती इदारे जो हैं उन केसेस के ऊपर उनको बैक बर्नर पर डाल देते हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज पर डाल देते हैं। तो ये केसेस तो खुलते रहते हैं। अब देखना होगा कि इमरान खान कितने इफेक्टिव हैं और रियासती इदारे उनके साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं और वो कितना इसमें उनका साथ देते हैं। अगर इमरान खान अकेले ये चाहते हैं कि एहतसाब हो अपोजिशन लीडरों का, फिर तो नहीं हो सकेगा जब तक हुकूमती इदारे और रियासती इदारे उनके साथ भरपूर तरीके से ना खड़े हों। और उनकी अपनी मसलहतें हैं, अपनी मजबूरियां। आपने देखा कि पाकिस्तान इस पर कितने मसाइल में घिरा हुआ है। टेररिज्म की एक नई वेव आ गई है, बलूचिस्तान में कितने दहशतगर्दी के हमले हुए, अभी कल जो है कुर्रम में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि जब बाहर से आपको एक तकरीबन जंग की कैफियत है ना, कि आपके मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं, उससे आपकी माशी तरक्की रुक सकती है, चीनी सरमायाकारी रुक सकती है, दुनिया में आपका इमेज खराब होता है। तो अभी आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, साथ ही आप अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कोई केसेस जो हैं बहुत तेज कर दें और उनको सजाएं दे दें, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तो ये सब बातें भी देखनी पड़ती हैं। माशी तौर पे भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। मईशत की कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान को ज़र मुबादला का बहरान रहता है क्योंकि हमारी बरामदात बहुत कम है। ये हमारा दायमी मसला है। तो अब भी हम बहुत ज़्यादा तिजारती खसारे का शिकार हैं। तो एक तरफ माशी चैलेंज है, दहशतगर्दी का चैलेंज है, फिर आप सियासी फ्रंट भी खोल लें। तो इसलिए मसलहत का तकाजा बाज़ वक़्त ये होता है कि अपोजिशन के ऊपर जो है ज़्यादा सख्ती से हाथ ना रखा जाए। अब देखना होगा कि इमरान खान जो हैं क्या वो इस बात को समझते हैं या वो अपनी जिद पे कायम रहते हैं। और फिर ये भी तो है ना कि करप्शन कोई एक सिर्फ सियासतदान तो नहीं कर रहे हैं ना, करप्शन तो पाकिस्तान में सभी तकरीबन कर रहे हैं। 80-90% लोग कर रहे हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनकी करप्शन तो कोई नहीं रोक सका अब तक। और अगर आप करप्शन रोकते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, बिजनेसमैन पे हाथ डालते हैं तो वो सरमायाकारी छोड़ देते हैं। तो इसलिए सिर्फ सियासतदानों की करप्शन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने से कुछ ज्यादा फवायद हमें नहीं मिल सके। जी आप कुछ कह रही हैं। फवायद हमें नहीं मिल सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अदनान सर, थैंक यू मच फॉर योर टाइम। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अदनान सर हमेशा आते हैं और बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही अनबायस्ड सा जो है वो उनका एनालिसिस होते हैं। एंड आई एक्चुअली एंजॉय शाज़िब, जब भी वो एनालिसिस देते हैं उसमें समझ में आने वाली बात होती है। मतलब ऐसा होता है ना, कभी एनालिसिस ऐसे भी होते हैं इनकी बातें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अदनान सर की बातें बड़ी समझ में आती। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर हम एक अहम मामले पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से जो पाकिस्तान को शराइत हैं अब थमा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के घरेलू सार्फिन की सब्सिडी खत्म, पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम करें, बरामद कुनंदगान और कारोबारी अफराद की मुराद पर नजरसानी की जाए। कहा कि हुकूमत पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के नए जवाब जारी करे। यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो बैंकों का सरमाया पूरा करने के लिए इकदाम हैं वो भी किए जाएं। साथ में IMF की शराइत पर मजीद भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो सख्त शराइत हैं वो पाकिस्तान को थमा दी गई हैं। तकरीबन 6 शराइत जो है वो बताई जा रही हैं, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान वजारत खजाना असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को मजीद कुछ शराइत थमाई गई हैं, इसकी तफसीलात अब सामने आई हैं, काइंडली बताइएगा कि इन पर अमल दरामद से आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। सर देखिए, बात यह है कि आम आदमी जो है पाकिस्तान में 6 लाख तक जिसकी तनख्वाह है वो यानी कि साल में 6 लाख रुपए तनख्वाह है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, महीने के 50,000 रुपये जो कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। और फिर 50,000 से फिर जो अगर 10 लाख रुपए तक कमाता है उसका जो है महीने का कोई 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये टैक्स है। ठीक है जी, 50,000 से ऊपर जो कमाता है। मसला ये है कि IMF की आप बात साइड पे रख लें। हमेशा से सबकी शिकायत ये होती है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स की शरह जो है बढ़नी चाहिए और सिर्फ 20 लाख लोग 25 लाख लोग टैक्स देते हैं 22-23 करोड़ में, ताकि ये जो एक तवाजुन है इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस का, उसमें बैलेंस क्रिएट किया जाए। अब ये जो अखबारात में खबरें चल रही हैं कि जी तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद टैक्स लग रहा है,
ये बिल्कुल ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, एक डॉक्टर भी देता है, एक वकील भी देता है, एक छोटा कारोबार करता है, ये तमाम वो लोग हैं। तो ये उसमें भी IMF ने हमें ये कहा है कि आप तजावीज बनाएं अपने हिसाब से, और फरवरी में आपने बनानी थी क्योंकि अगला बजट आएगा, ताकि उस पर आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर शुमार कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसमें ये है इसकी। ठीक है मतलब साहब, बिजली के घरेलू सार्फिन की सब्सिडी अगर खत्म कर दी गई तो क्या बिजली महंगी हो जाएगी? देखें, बिजली में इस वक्त इस साल पिछले कई सालों की सबसे हाईएस्ट एवर सब्सिडी दी गई है, 650 से 700 अरब रुपए, और ये माजी में कभी नहीं देखी गई। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जो हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं सब्सिडाइज करता हूँ जो छोटा जो जिसे कहते हैं 200 यूनिट 300 यूनिट यूज करता है, मुझे जो बिल आता है वो 23 रुपए 24 रुपए 25 रुपए के हिसाब से आता है, ठीक है बिल। और ये जो 200-300 यूनिट यूज करते हैं उनको 4 रुपए के हिसाब से आता है, ठीक है जी। अब ये जो आबादी है, ये जो है 70% जो है इस तरह के 200-300 यूनिट यूज करते हैं, और उसकी वजह से क्या रहा है कि हुकूमत का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सब्सिडीज का बिल हो जाता है। अब इसको रैशनलाइज करना चाह रहे हैं ये, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक आदमी है, जैसे मिसाल देता हूँ कि एक मियाँ बीवी है और वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उसका बिजली के इस्तेमाल अगर 200-300 यूनिट है, क्योंकि छोटी फैमिली है, अकेले रह रहे हैं, तो उसको क्यों सब्सिडी मिले? ठीक है ना, एक हकदार को, मुस्तहिक को मिले। सही बात है। बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक कमरे का दफ्तर है, तो वो लेकिन उनको सब्सिडी मिल रही है बिजली में, तो उसको रैशनलाइज करना है नंबर 1, और ये डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जाना है, बजाय ये कि ब्लैंकेट सब्सिडी जिसका 300 यूनिट से कम आए तो उसको 4 रुपए के हिसाब से दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें मिसयूज भी हो जाता है कि एक घर है उसमें 3-3 मीटर लगवा लेते हैं लोग, 4-4 मीटर लगवा लेते हैं, ताकि किसी का 300 यूनिट से ऊपर बिल ना जाए, तो वो भी एक सरकार का नुकसान है। तो ये एक बेहतरी की तरफ जाने की वो है, कोई एक आम आदमी को मतलब इसमें मारने की नहीं है। और हुकूमत फिर आगे जो मुस्तहिक होगा, बिजली का बिल बढ़ेगा, तो वो उसको कहीं ना कहीं से डायरेक्ट सब्सिडी से कंपनसेट भी करेगी, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं होगा उसको निकालना है। अच्छा मुजफ्फर साहब, साथ में आपसे ये भी सवाल मैं करना चाहूंगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में जो चीनी सरमायाकारी है उसमें कमी आई है। सर, आप क्या समझते हैं इस बारे में, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ये है कि सरमायाकारी जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो इस 3 साल में जो 1.5 साल जो है कोरोना की नजर हो गए, पूरी दुनिया में ट्रैवल नहीं हो रहा था। अभी आपके हमारे वजीर आजम जो है चाइना गए, तो चाइना के वजीर आजम और सदर जो है 2 साल बाद हेड ऑफ स्टेट से किसी से मिले, तो और फिर ट्रैवल भी रुका हुआ था। तो ये जो एक पीरियड है जनरली जिसे कहते हैं स्लो डाउन का पीरियड था, और हमें जो हमारे जो माशी हालात थे पहले उसको हमने ठीक करना था। देखिए, सरमायाकारी लाने का मसला नहीं है। सरमायाकार जब आता है तो वो कहता है, जैसे अभी आप IMF की शराइत की बात कर रहे हैं, उसकी भी शराइत होती है। वो कहता है कि जी मैं प्रॉफिट पहले साल इतना लेके बाहर जाऊंगा, मुझे आप ये नहीं मना कीजिएगा, वो नहीं मना कीजिएगा। तो आपके मुल्क के हालात क्या है, आप उनको प्रॉफिट दे सकते हैं कि नहीं? अब जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है कि चाइना ने बिजली घर लगाए CPEC में पाकिस्तान में, ठीक है। अभी वो बिजली घर फाल पूरे नहीं हुए, उनके प्रॉफिट्स बाहर बेचे थे, और वो जो सरमायाकारी अभी उसके जो समरात आना शुरू नहीं हुए, लेकिन उसके पैसे भेजने थे। तो वो हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि इस वक्त जो है डॉलर ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए। तो अब जो है हम CPEC का सेकंड फेज शुरू हो गया, कल ये गए हैं, 18-20 अरब डॉलर की कह रहे हैं सरमायाकारी आएगी, जो कारखाने लगेंगे, क्योंकि सड़कें जो बनी, सड़कों से तो कोई आपकी आमदनी सही फायर से जो आई है, ये तमाम चीजें जब कारखाने लगेंगे, तो जब वो सरमायाकारी करेंगे तो बाहर पैसे जाएंगे, तो कोई इशू भी नहीं होगा, क्योंकि वो कमा रहे होंगे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया आपने, तर्जुमान वज़ारत ख़ाना
मुज़म्मिल असलम साहब, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़रूरी बात थी शाज़ेब। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरीके से जो बोझ है वो किसके ऊपर आएगा अगर महंगाई में इजाफा होता है इन तमाम शराइत के बाद। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, बहुत सारी बातें आपको बतानी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाज़ेब अहमद और माया खान के साथ, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और बहुत सारी अपडेट्स आपको देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वक्त में मैं शाज़ेब से बहुत सारी बातें कर रही थी, क्योंकि अब जो सेगमेंट आ रहा है वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी हैं आप। ओह गॉड, लाइक एनीथिंग इफ यू आस्क मी, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैंने बहुत करीब से इस तरह की चीज़ें देखी हैं, गुजरी हूँ, सहा है, बर्दाश्त किया है, हर्ट हुई हूँ, रोई हूँ, बट देन अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब व्यूज के चक्कर में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं कि ऐसे कैप्शंस लिखे जाते हैं, खबरें दी जाती हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं होती, कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये इस खातिर किया जाता है कि लोग उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को खोल लें, उस वीडियो को देख लें, चाहे उसके बाद वो कुछ भी कह रहे हो, कोई भी कमेंट कर रहे हो, कोई भी रद्द-ए-अमल उनका है, लेकिन एटलीस्ट वो वीडियो खोल लें। और शहजाद कोई भी प्रोसेस नहीं है उसको चेक करने का, क्रॉस चेक करने का, तस्दीक करने का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई उसूल भी नहीं है। जब लोग ये खबरें देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ये खबर मान लेते हैं, फिर उनको तस्दीक करनी पड़ती है। मतलब आप बगैर तस्दीक किए खबर कैसे दे सकते हैं? ये एक जिम्मेदारी भी है। मतलब अगर आपको कोई नहीं रोक रहा तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें कि जो खबर आप दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैसेज को दे रहे हैं, उसमें सच्चाई हो, उसमें सदाकत हो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक मारूफ अदाकार, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहती थी, आपकी बात से कही थी कि अगर मैं सवाल करती हूँ आपसे, चले सोशल मीडिया पे किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, अगर आपने किसी के फैमिली के बारे में कुछ कह दिया, किसी के पर्सनल लाइफ में घुस गए, इज़दवाजी लाइफ में आप घुस गए, किसी के फैशन पे कह दिया, किसी के बेतुकापन पे कह दिया, किसी के फंबल पे कर दिया, सब कुछ सही है, लेकिन एक्सट्रीम क्या हो सकती है शाज़ेब अकॉर्डिंग टू यू, या देखने वालों के जहन में एक्सट्रीम क्या हो सकती है? उसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ उससे मुतासर हो सकती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला भी होते हैं। आप किसी की डेथ की खबर, अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब, मोइन अंकल की खबर आती थी, ठीक है, अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब की खबरें आती थी, अनवर मकसूद अल्लाह पाक अनवर अंकल को जिंदगी सेहत सलामती दे, उनके बारे में आती है, आए दिन उनके बारे में कोई ये खबर फैला रहा था। लाइक शाज़ेब से, जस्ट बिकॉज आपको अपने व्यूज चाहिए, आपको कोई डर नहीं है अल्लाह का कि आप क्या पकड़ हो जाएगी। और आज हम किसका जिक्र कर रहे हैं? आज हम जिक्र कर रहे हैं कॉमेडियन का, गुलकार का, अदाकार, मेजबान अली गुलपीर, जिनकी अक्सर आप वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन सबको बहुत हंसाते हैं, बड़ी अच्छी उनकी वीडियोस होती हैं। उनके बारे में किसी ने ये वीडियो बनाकर डाल दी कि अली गुलपीर खुदा न खास्ता जो है अल्लाह माफ करे इंतकाल कर गए हैं। तो ये एक इस किस्म की खबर डाली गई और ये लिखा, जब उनकी जानब से ट्वीट किया गया अली गुलपीर की जानब से, तो उन्होंने कहा कि मैं मर चुका हूं और कब्र से ट्वीट कर रहा हूं। ये उन्होंने उस वीडियो का जवाब दिया मज़ाहिया तरीके से। तो खैर अली गुलपीर से हम इस बारे में बात भी करेंगे साथ में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। नहीं, अल्लाह जिंदगी सेहत दे अली, गॉड ब्लेस यू, यू आर आवर आर्टिस्ट, आवर टैलेंट, एंड मे यू ग्लो एंड शाइन इंशाल्लाह। बट थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, ये बहुत जरूरी बात है, इस पे आप तो अली गुलपीर से हम बात करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अली आपको खुशामदीद। अली, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये व्यूज के चक्कर में हो क्या रहा है? हर तरफ से कुछ ऐसी वीडियो सामने आती है, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाता है। आपको कैसे पता लगा? किसी रिश्तेदार या दोस्त ने आपको बताया कॉल करके? मुझे असल में ये मैसेज आया मुझे, मैं दुबई में मेरा शो है जुमे को, तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया कि तुम्हारा तो इंतकाल हो गया, तुम कैसे कर सकते हो शो जुम्मे को। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसमें बस देखा और तो बस इट्स फनी, बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है, बट इस मेरे लिए क्योंकि इतनी कोई सीरियस कोई बड़ी प्रोपेगेंडा नहीं है, बट ये है कि इट्स रॉन्ग, बट इन दिस केस इट वाज जस्ट फनी। अली वो वाली बात बताइए। देखिए, इस तरीके से सोशल मीडिया पे हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि बगैर तस्दीक के कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी लिख देंगे, बगैर सोचे उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू ये कितना खतरनाक है? काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन काफ़ी बैड है, क्योंकि ये बहुत सारी, जैसे अमेरिका में हुकूमत गिरा दी,
फेक न्यूज़ से। वैसे ही हमारे लिए भी ये मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी प्रोपेगेंडा हो सकती है, हेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, यू नो, माइनॉरिटीज़ के अंदर ये सब। तो वो थोड़ा ये दिस इज़ अ क्वाइट सीरियस इशू। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है मुख्तलिफ तरीकों से, और वही बात है कि व्यूज की खातिर, कुछ चंद पैसे कमाने की खातिर। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अली ये वीडियोस फैलाई जा रही हैं, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, आप समझते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक हमारे यहाँ होता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूट है। साइबर क्राइम है, बहुत सारी चीज़ें FIA कर रही है, बट इसका अगेन मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस कर रही है। लोग यू नो IP एड्रेस चेंज करके फिर दूसरी ID बना के थ्रू, यू नो, इट्स वेरी इजी कि अब नई आइडेंटिटी बना के एक नई प्रोपेगेंडा और नए झूठी न्यूज़ बनाने शुरू कर लें। पर हाँ, आई थिंक प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे यूट्यूब को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा देखना चाहिए कि ये न्यूज़ जो गलत प्रोपेगेट कर रहे हैं उनको फिर रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा अली, एक बात बताइए, हम आप हमेशा ऑब्वियसली सोशल इश्यूज पे, कभी वो गैस नहीं था तो उस पर भी आपने रैप कर दिया, कभी और कोई बात होगी उस पर भी यू डिड रैपिंग। तो अब बात ये है कि ये जो इशू है ऑब्वियसली अब ये आपकी भी दिल के उतना ही करीब है जितना मेरे, इस पर कोई गाना बनाने का सोचा है? बिल्कुल, डिसइंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट आई थिंक इट्स नॉट, यू नो, बिकॉज मेरा होता है फनी टेक, आई डू अ सोशल सैटिरिकल टेक ऑन अ सर्टेन इशू। तो आई थिंक डिसइंफॉर्मेशन में ऑलरेडी इतना झूठ और एग्जैजरेशन और ये सब हैं, तो उसको एक सीरियस इशू की तरह लेके, और ये एक पुलिसिंग इशू है, ये एक रेगुलेशन इशू है, ये कंटेंट की हमारा इशू नहीं है क्योंकि हम तो नहीं कर रहे। ये जो गवर्नमेंट का इशू है या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, ये वो इनका इशू है। अली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस तरह के इशू का हमारी एक्चुअली वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी बात हो सकी हम दोनों की आपसे, और हमने दुनिया को बताया कि आपके साथ ये क्या हुआ है, और ये अवेयरनेस के लिए आई एम श्योर आपके जो और फैंस हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे, सब जो आपसे मोहब्बत और आपको पसंद करते हैं, वो भी आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, और वो इस तरह की, मैं कहती हूँ इस तरह की इशू पर आवाज़ उठानी चाहिए कि कैसे आप किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अंडा बना रहा होगा, उसको पता चलेगा अच्छा मेरे बारे में ये लिख दिया, अब उसके लिए नया खाता खोल दिया, परेशानी का। वैसे क्योंकि इंतकाल मुंतकिल होने को कहते हैं, हो सकता है उन्होंने जान के मिसलीड किया लोगों को, और अंदर खबर कुछ और इस किस्म की हो कि भाई वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आप मिसलीड तो एटलीस्ट लोगों को कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इंतकाल लिखा ना उन्होंने, इंतकाल हो हमारी नजर में कि हमारी असल जिंदगी की तरफ बढ़े, वो हमारे दीन की तरफ से है, बट इंतकाल होना दुनिया की जो आम जबान है, एक इंसान मर गया, अब ये लफ्ज मर गया मतलब वाली बात है कि अगर एक मर गया अफसोसनाक खबर, कैसे आप किसी के बारे में बात है कि आप ऐसी खबर दे रहे हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, साफ आप लेकर किसी का इंतकाल हो गया, दैट्स वेरी अनफेयर। तो ये तो सारी बातें हो गई, और साथ में आपको हम आगे चलते हैं, कुछ प्रोग्राम में बहुत सारी हमने आपको कहा था कि सरप्राइजेस भी हैं, खबरें भी हैं। पता है इत्तेफाक की बात है कि मैं कल ही एक इस बारे में सोच रही थी, और आज हम लोगों को इस बारे में खबर भी दे रहे हैं, जो हमारी अगली खबर है। क्या दे रहे हैं अगली खबर? देखिए जनाब, हमने अक्सर हमने KPK के हवाले में कभी हम टूरिज्म को कवर कर रहे होते हैं, कभी हम एजुकेशन के हवाले से कर रहे होते हैं, कभी जो है हम बात कर रहे होते हैं अपना जब उनका एक्सपो में जाके जो है वो KPK के हवाले से जो है उसकी ग्रोथ के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हवाले से कितनी खबरें आ रही होती हैं। मैं ये कल ही किसी से कही थी, यार इतना अगर फोकस हो रहा है KPK पे तो और सूबों पे भी हो, लेकिन आज की खबर आपको लेकर चले इन्वेस्टमेंट इन KPK। अब आपको बताएंगे कि दुबई एक्सपो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए अच्छा साबित हुआ है, माशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा इसलिए साबित हुआ क्योंकि सूबे के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी आ रही है। दुबई एक्सपो में हम देख रहे थे KPK की जानिब से जिस तरीके से वहां पर हमने मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स रखे गए और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए वहां पर जो दस्तखत हुए हैं, जो मुआहदे हुए हैं, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी एक सरमायाकारी होने जा रही है। साथ में क्योंकि सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम के लिए अच्छे जो है ये तमाम इकदाम और ये तमाम मुआहदे साबित होने जा रहे हैं। क्या बात है। तो इसमें क्या कुछ हुआ, जो दुबई एक्सपो हुई, इसमें कितना फायदा पहुंचने जा रहा है सूबे को, इसी पर मामले पर बात करने के लिए CEO खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हसन दाऊद भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। हसन साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, दुबई एक्सपो का हम जिक्र कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा लिए काफी अच्छा ये साबित हो रहा है, कितनी बड़ी सरमायाकारी आ रही है सूबे के लिए? वो ये है कि
जब हम इसके टारगेट सेट कर रहे थे तो हमने इसके 2 एस्पेक्ट पे टारगेट किए। एक एस्पेक्ट था कल्चर एंड हिस्ट्री और हमारा जो सकाफत है उसको शोकेस करना, और दूसरा जो था वो इन्वेस्टमेंट की जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको शोकेस करना। तो हम जाने से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स का हमने तैयारी की, उनकी फिजिबिलिटीज स्टडीज़ कराई, और उस लिहाज से फिर हम तैयारी के साथ एक्सपो पे गए, क्योंकि हम समझते थे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे सूबों को, कि वो जाकर अपना पोटेंशियल भी शोकेस कर सकें, अपने बारे में एक नैरेटिव बिल्डिंग भी कर सकें और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट को ला सकें अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस में। तो हमें जब ये मौका मिला तो हमने वहाँ पे जाके पहले तो सेमिनार्स कराए, जिसमें हमने पहले कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू किया, फिर हम उसके बाद ग्रेजुअली आगे बढ़े, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, माइंस एंड मिनरल्स, इनको शोकेस किया। और फिर 16 तारीख को हमने वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराई और उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी ओवरवेलमिंग था। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है वो मेनली 5 सेक्टर्स में है, जिसके अंदर एनर्जी का सेक्टर है, जिसके अंदर टूरिज्म का सेक्टर है, जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, और दीगर और एरियाज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई। और हमारे अपने जो रफ एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि अभी MOUs हैं, उसमें यह है कि तकरीबन ये 8 to 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन्स में होगी, इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर्स में होगी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसमें रशिया कई ख़ास तौर पे सिग्निफिकेंट है, उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और उन्होंने लैंड के सिलसिले में, लैंड एक्विजिशन के सिलसिले में MOU साइन किए हैं, और वहाँ पर दीगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएंगे, जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर हाईटेक इंडस्ट्री हैं, और फूड और बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज़। अच्छा हसन साहब, क्योंकि आज़म इमरान खान का जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत ही उनका सारा जोर भी होता है, ऑब्वियसली उनका विजन है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान का टूरिज्म ग्रो करे। अच्छा, अब KPK की हुकूमत जो है मजीद जो है टूरिज्म के डिपार्टमेंट को लेके, उसके फ़रोग के लिए किस तरफ जा रही है, क्या डायरेक्शन है? जी सर। जी देखिए, जो सेहत का जो एरिया होता है, ये एक ऐसा सेक्टर है और ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसके थ्रू इमीडिएट आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला सकते हैं, और इसमें लोकल जो इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोशन होती है। आप टूरिज़्म को प्रमोट जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप लोकल जो टूरिस्ट होते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मिडिल क्लास भी ग्रो कर रही है, लोग पैसे स्पेंड कर रहे हैं टूरिज़्म पे और एंटरटेनमेंट पे, तो वो हमारा फोकस होता है। और फिर बाहर के जो टूरिस्ट होते हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे एरियाज़ जहाँ पर टूरिज़्म सस्ती है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट सस्ती है, वहाँ पर आने को तरजीह देते हैं। फिर एडवेंचर टूरिज़्म के बहुत सारे मौके होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक टूरिज़्म को फोकस एरिया रखे गए। इसीलिए जो हमारी कल्चर और टूरिज़्म अथॉरिटी है उसके चेयरमैन भी हमारे CM साहब हैं, और वो एफर्ट कर रहे हैं विद सपोर्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स कि जो हमारी टूरिज़्म है एक तो एको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड टूरिज़्म जोन्स का एक नोवल आइडिया लेकर आए हैं, जिसके अंदर लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम एक एरिया को डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पर जो इंडस्ट्री, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसके जो मशरूमिंग इफेक्ट है, जो उसकी जो एनवायरनमेंट पे अगर बुरा इम्पैक्ट होता है उसको कंट्रोल किया जाए और टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। सिमिलरली गवर्नमेंट अपने फंड्स से, अपने एफर्ट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कर रही है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंटली हम एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो ट्रू नैरेटिव है अबाउट खैबर पख्तूनख्वा और उसकी टूरिज़्म का, ताकि ग्लोबली हमारे पास टूरिस्ट आ सकें, वो आके एक्चुअली देख सकें कि कितनी खुदा ने हमें एक नेचुरल एंडाउमेंट दी है, कितने हमारे पास ऐसी जगह हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अंडर द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर इनको प्रमोट किया जा रहा है। इसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा जा रहा है ताकि ये ऐसी टूरिज़्म प्रमोट होए जिससे
आपकी एनवायरनमेंट भी आपकी प्रोटेक्ट रहे और इसके अलावा लोगों को सस्ती एंटरटेनमेंट टूरिज्म मुहैया की सर, जा आप जिस तरीके से कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर का, टूरिज्म सेक्टर का, इसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं, कई मौके पैदा होंगे, लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं इन मुआहदे करने में। तो सर, इससे अगर हम खैर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ की कितने फीसद आबादी को जो है वो मौके मिलेंगे या उनको फायदा पहुंचेगा? देखिए, जो टूरिज्म जो सेक्टर है हमारे मेन सेक्टर्स में से आता है, जिसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर है, लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, इंडस्ट्री को भी हम थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो इसका शेयर है उसको हम बढ़ाएंगे तकरीबन 25 से 35% तक, या मे बी मोर इसको बढ़ाएं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इमीडिएट आता है। आप कुछ मेजर्स लेके, डेवलपमेंट करके, कनेक्टिविटी ला के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप इमीडिएटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट ले सकते हैं, जिससे ना सिर्फ गुर्बत मिटाई जा सकती है बल्कि लोगों को सस्ती तफरीह मुहैया की जा सकती है और वो वहाँ पर आके अपने नेचर के करीब रहकर ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे बल्कि ओवरऑल जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें भी अब जरा हसन साहब दुबई के बारे में बात कर ले। हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं, कवर भी करते हैं, खुशी भी होती है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मज़ीद ग्रोथ देखने की हमारी ख्वाहिश है, दुआ आप लोगों के साथ हैं। लेकिन बाय द टाइम ये दुबई एक्सपो ख़त्म होगी तो कौन कौन से गोल्स मज़ीद जो सब प्लानिंग में है वो आपको लगता है अचीव हो जाएंगे? जी, आपको शुरू में कहा कि TDAP ओवरऑल हमारा जो वहाँ पे पवेलियन है उसको लुक आफ्टर कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने तमाम सूबों को ये मौका प्रोवाइड किया कि वो जाकर शो केस कर सकें अपना पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारे बाद अब GB इस वक्त यही काम कर रहा है, उसके बाद AJK की बारी आएगी जाके वो भी शो केस कर सके। तो इस तरह तमाम सूबों को जो एक महीना मिला उन सब ने तैयारी की और उसके बाद जाके अपना शोकेस किया ये पोटेंशियल। तो मेरे ख्याल में इसके नतीजे में ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिव, जिस तरह हमने MOU साइन किए हैं इस तरह आई एम श्योर दूसरे सूबे भी एफर्ट करेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट को ला सकें अपने रिस्पेक्टिव सूबों के अंदर। और इसके अलावा ये कि हमारे टूरिस्ट का नंबर यकीनन ग्रो करेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का जो ट्रू इमेज है वो प्रेजेंट किया गया है इस एक्सपो के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान के ना सिर्फ टूरिज्म साइट्स बल्कि जो कल्चरल हमारे अंदर फ्यूजन है वो भी दिखाया गया है। और आई थिंक जितने एटलीस्ट मैं अपने महीने में जितने भी जो विजिटर्स होते थे उनसे डिस्कस करता था तो वो पाकिस्तान के पवेलियन को, पाकिस्तान को बहुत सराहते थे और इस एफर्ट को सराहते थे कि हमने जाकर एक्सपो को, दुबई एक्सपो को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया इन टर्म्स ऑफ शोकेसिंग आवर कंट्री, इन टर्म्स ऑफ शोइंग बिल्कुल द ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान की ट्रू पिक्चर सामने आई है जिस तरीके से हमने दुबई एक्सपो में देखा। खास तौर पर जो ये वहां पर तमाम चीजें KPK की जानब से रखी गई थी, सरमायाकारी हो रही है, मुआहदे हो रहे हैं, इसका वाकई फायदा पहुंचेगा तमाम लोगों को भी। सर थैंक यू वेरी मच। हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हफ्ते का आगाज हुआ है माया तो हमें स्टॉक मार्केट बात करना बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते का क्लोज भी बहुत अच्छा हुआ था शाज़िब, आपने बहुत ही अच्छी बात की वाकई में कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जुमे के दिन जब मार्केट क्लोज हुई तो उस वक्त भी बहुत मुस्बित तरीके से वो क्लोज हुई थी। और आज जब हफ्ते का पहला दिन है मंडे, जो कि जब मार्केट खुलने वाली होती है तो लोग इंतजार करते हैं कि किस तरह से उसका आगाज होगा, तो आज का आगाज भी जो है वो बहुत मुस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स 45,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। साथ में गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं रुझान बहुत अच्छा देखा था, मुस्बत रुझान देखा था। साथ में आपको ये भी बताएं कि कई पॉइंट्स का ट्रेडिंग में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, किन सेक्टर्स में ज्यादा हम देख रहे हैं कि रुझान पाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए सरमायाकारों के बारे से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद। शराज बताइएगा सरमायाकारों का क्या रुझान है आज के दिन? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त मार्केट 10 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट में जो है वो जबरदस्त इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इस हवाले से जो एदाद व शुमार हमें बताते हैं वो ये है कि 800 से ज़ायद पॉइंट्स जो है उसमें इजाफा देखा गया था 100 इंडेक्स में और इंडेक्स 45,900 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था जुमे के रोज।
अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो तकरीबन 135 अरब रुपए की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ गई थी और 7,553 अरब रुपए की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमने देखी थी। और इस हवाले से जब हमारी स्टॉक ब्रोकर से बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि IMF की शराइत पूरी होने के बाद जो है वो तवक्कुआत की जा रही थी कि IMF से जो है $1 अरब की खती रकम जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। और इसी वजह से ये जो मुस्बत खबरें थी उसने मार्केट पर भी मुस्बत जो है असरअंदाज दिखाया और इसी वजह से पूरा हफ्ते जो है रोजाना की बुनियाद पर 150 से 200 पॉइंट्स का जो अप एंड डाउन है वो हमें देखने को मिला। और मार्केट के इख्तिताम पर जो है 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया और 100 इंडेक्स 45,900 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तो मेरा ख्याल है शाज़िब अच्छा स्टार्ट हुआ एंड आई गेस कि अच्छी उम्मीद है कि ये हफ्ता जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वाले से अच्छा रहेगा। सो ऑब्वियसली वी विश पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच शिराज, आपने हमें अपडेट किया। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में एक हैशटैग सेव रयान के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की दुआएं समेटी और बहुत ज़्यादा साथ था और बहुत ज़्यादा आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुआ। और ये बात हम कर रहे हैं उस बच्चे की जिसे बचाने की कोशिशों ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल की। लेकिन हुआ कुछ यूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, आई मीन इफ़ आई कैन कंटिन्यू, हुआ कुछ यूँ कि एक बच्चा मराकश में ये बच्चा कुएँ में 4 रोज़ पहले स्लिप हो गया। इस बच्चे की जो है इमदाद हकाम जो है वो तमाम बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उस बच्चे को नहीं बचा सकी और वो बच्चा हलाक हो गया। रायन नामी इस बच्चे को कुएं से निकालने की कोशिश में पूरा मुल्क जो है वो साथ लग गया और दुआओं के साथ साथ कोशिशें भी करने लगा और सैकड़ों लोग इस कुएं पर जाकर पहुंच चुके और हज़ार लोग सोशल मीडिया के हवाले से हैशटैग सेव रयान के हवाले से हुआ। ये बच्चा जो है तकरीबन 32 मीटर यानी 104 फीट शाज़ेब नीचे जा गिरा था। बिल्कुल, और क्योंकि कहा यह जा रहा था कि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा था क्योंकि वो बच्चा उसी जो लैंड स्लाइडिंग है उसमें दब ना जाए। इन तमाम मुश्किलात की वजह से जो रेस्क्यू टीम्स थी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि इस बच्चे को बाहिफाजत निकाला जा सके। यहाँ तक कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 104 फुट नीचे वो जा गिरा था, उसके बावजूद वहाँ पर चीज़ें पहुँचाई जा रही थी इमदाद की, खाना पहुंचाया गया, खुराक पहुंचाई गई, ऑक्सीजन पहुंचाई गई, लेकिन श्योरिटी ये नहीं थी कि क्या बच्चा वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं। और इसी वजह से जो बच्चा है उसको रेस्क्यू कर लिया गया था, उसको निकाल लिया गया था। तमाम कोशिशों के बाद हमने जब देखा कि हुकाम बच्चे को हफ्ते की शाम निकालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो एक ट्विस्ट आया वो ये आया कि उस बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी और तशवीशनाक हालत थी, जिसके बाद ये देखा गया कि अचानक वो बच्चा हलाक हो गया। वो उसके वालिद साहब जो है वो कुएं में मुरम्मत का काम कर रहे थे जिसमें ये बच्चा गिरा था। तो बकौल वालिद के कि मैंने सिर्फ लम्हा भर के लिए अपने बच्चे के ऊपर से नज़र उठाई थी, आँख हटाई थी और मेरा बच्चा उसी वक्त जाके कुएं में गिर गया। 4 दिन तक वो बच्चा जो है उस कुएं में फंसा रहा। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि 4 दिन तक वो बच्चे की क्या हालत होगी और किस तकलीफ से वो गुजरा होगा, बचाने वालों की क्या हालत होगी, किस तरीके से बच्चे का अगर कितनी भी कुछ भी होता वो बच जाता, मगर उसकी ज़िंदगी ही इतनी लिखी थी अल्लाह पाक ने। लेकिन जब वो उसको निकाला गया तो उसकी जो हालत थी वो लोगों को नहीं बताई गई थी, बट बाय द टाइम उसको निकाला था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने बेटे पर से सिर्फ लम्हे तक के लिए ऑब्वियसली आँख उठाई थी। एक कैमरे की फुटेज में देखा गया जा सकता है कि बच्चा जिंदा था और होश में था, मगर उसके बाद उसे बच्चे की हालत जो है वो नहीं सही हो सकी। लाइक आई स्टैंड करेक्टेड से शाज़ेब ने बताया। शाज़ेब कितनी तकलीफ दे अमल रहा होगा वो 4 दिन। कोशिश की जा रही थी कि एक इस पूरे जैसे कि कुएं का जिक्र किया जा रहा है, इस कुएं को खोद कर चौड़ा किया जाए, लेकिन उस पर खदशा ही जाहिर किया जा रहा था। ख़तरनाक वो इसलिए था कि तमाम जो मलबा है या कह लें कि तमाम जो वहाँ पर पत्थर है वो पत्थर उस बच्चे के ऊपर ना गिर जाए और वो बच्चा नीचे दब के ना मर जाए। इस वजह से उस बच्चे को पूरी कोशिश की गई निकालने की। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए पूरा ट्रेंड चलाया गया, सेव रयान की जो है हैशटैग इस्तेमाल किया गया, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर भी पहुँचे, माया उस कुएं पर भी पहुँचे सपोर्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चा जाबर ना हो सका। जब वो उसकी हालत तशवीशनाक थी तो वो चल बसा। शाज़ेब यू राइट, आई मीन इतनी कोशिशों के बाद मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता था। बड़े ऑब्वियसली सुनकर जानकर इंतहाई दुख और समझ में भी नहीं आ रहा हम लोगों को हम किस तरह इस बच्चे के बारे में बताएं, लेकिन वही वाली बात है कुछ जगहों पर आकर आप कुछ नहीं कर सकते। दे डिड एवरीथिंग दे कुड। दुनिया में जहाँ जहाँ सेव रयान हैशटैग चला वहाँ लोगों ने दुआएं की, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी ही इतनी थी
और आप ये देखिए, ये है जिंदगी के कैसे कैसे हालात और मामलात में भी अगर आपका वक्त आ गया है तो आपको अल्लाह पाक अपने पास बुला लेगा। बस ये मासूम बच्चा अल्लाह के और इसमें हम पास साथ चला एनिमेशन में गया आपको दिखा भी रहे हैं, जिस तरीके से ये पता लग रहा है कि वो जिस कुएं में गिरा है उसके साथ जो घड़ा खोदा गया उसमें किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कोशिश करते रही तमाम सामान पहुंचाने की। वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन का सामान भी पहुंचाया गया, किस तरीके से उस बच्चे को ऑक्सीजन, क्योंकि जाहिर बात है जब आप इतनी गहराई में हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, और ऑक्सीजन के लिए भी, साथ खुराक के लिए भी तमाम चीज़ें दी जा रही थी। कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किस तरीके से बाहर निकल आए, और निकाल भी लिया गया उसको, जो हफ्ते की शाम का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक अफसोसनाक खबर आई उस पर लोग भी बहुत अफसरदा हैं, सोशल मीडिया सार्फिन भी बहुत अफसरदा हैं, और एक ट्रेंडिंग खबर थी जिसके बारे में लोग अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। बिल्कुल, हम सब की तरफ से उनके वालिदैन के लिए, उनके अहले खाना के लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी तरफ से ताज़ियत। अल्लाह पाक उस बच्चे के लिए आसानियाँ, उसके दर्जात बुलंद फरमाए। छोटा सा मासूम बच्चा था, लेकिन हाँ, हर चीज़ में कोई ना कोई, देखें हर चैलेंज में कोई ना कोई लर्निंग होती है। वो लर्निंग ये है कि हमें अपने ही बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। आए दिन जब पाकिस्तान में कहीं बारिशों के सिलसिले होते हैं या कोई गटर का नाला होता है, इस तरह करके बच्चे अक्सर जो है गिर जाते हैं उनमें, और बहुत दफ़ा बच्चे अफसोस के साथ मिल नहीं पाते। बस नज़र रखें, ख्याल करें, एहतियात करें। बच्चे शरारती होते हैं, क्योंकि बच्चे अगर शरारती नहीं होंगे तो कौन होगा। इस खबर में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एहसास के तमाम जो लोग थे जो खुद भी काम कर रहे थे रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर, उनको एहसास था कि हमने इस बच्चे को बचाना है, तो उन्होंने अपनी जानिब से ही पूरी कोशिश की। खैर ये खबर हमने जो आप तक पहुंचाई, जो ट्रेंडिंग खबर चल रही थी, लेकिन खैर बाद में ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत चीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और शाज़ेब, हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? हम आगे कुछ और भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन हम जिक्र करने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं माजी के बासलाहियत प्रोड्यूसर फनकार खुर्शीद सनी से भी, जिनके बारे में ये बहुत सारी जो बातें सामने आई कि दर दर की ठोकरें खाने पर वो मजबूर हुए। उसके बाद खुर्शीद साहब ने 15 साल से एक दरख्त के नीचे पनाह ले रखी है। अल्लाह अल्लाह, और आर्टिस्ट बड़ा ही कोई सेंसिटिव होता है। आर्टिस्ट अगर, जैसे हमने आए दिन देखा, हमने बहुत आर्टिस्टों को देखा है अपने, और मैं ग्रो कर गई देखते 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 देखते। और जब पीटीवी में जाते थे तो कितने टैलेंटेड लोग होते थे आस पास, और बैठे होते थे कि उनका एक उनको और टैलेंट होता था शाज़ेब, जेन्युइन टैलेंट होता था, लेकिन उसके बावजूद वो मौका और वो रिस्पेक्ट, वो स्पेस, वो प्रमोशन नहीं मिल पाती। और ये देखकर बड़ा अफसोस होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो फनकार की इज्जत है उसको मिलनी चाहिए, वो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, बेशक और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उनको वो तमाम मौके मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका जो फ़न है वो कायम रहे और वो चलता रहे। अब जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं खुर्शीद सनी साहब के बारे में, अरूज के बादल जो हैं वो छटते ही ज़िंदगी की रौनकें भी उनकी मांद पड़ गई। साथ में जैसे कि हम ये भी बात कर रहे हैं कि उनके अपने थे वो भी पराए हो गए, मुश्किलात बढ़ गई, सख्तियाँ बढ़ गई। उनकी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ, उनका गुजारा कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो इस फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। आज हम इन्हीं सख्तियों के बारे में जो उन्होंने झेली हैं इस पर हम आज उनसे बात कर रहे हैं। खुर्शीद सनी साहब में स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब आमदीद करेंगे, कैसे हैं आप? रामदीद जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे कुछ कहने का, कुछ बोलने का मौका दिया। अब शायरी के सफ़र का आगाज़ जो ऐसा है कि मैंने जो ना अक्सर सवाल करते हैं कि आपको सिंगिंग का शौक़ बचपन से था। मुझे हकीकत में लिरिक्स का 5 साल जो उसमें 5वीं क्लास से मैंने इब्तिदा की थी मिली नगमे से। एक कमर्शियल आता था अभी बैंक के हवाले से, अभी बैंक, मैंने कहा कि क्योंकि मैं पेंटिंग भी करता था, मेरी खताती अच्छी थी, तो 14 अगस्त की दीवारों पे मैंने नाम लिखा। मैंने कहा कि खुद भी ऐसे लिखना चाहिए नगमा। इब्तिदा मैंने मिली नगमे से की। तो फिर मैंने सर को जब सुना, प्रिंसिपल ने सुना, कहते हैं भाई छोटे से बच्चे ने इसने ये मिली नगमा लिखा। कहते फिर बच्चों के साथ आप तैयारी करवाए। उसी तर्ज के ऊपर मैंने जब गाया, मुझे सराहा गया, वज़ीराई मिली, अवार्ड दिया, और छोटे से उस वक्त प्राइमरी स्कूल में। तो ये मेरी हौसला अफजाई जो है ना परवान चढ़ती है। फिर 8 क्लास में एक सिद्दीक सर होते थे, मैं उनके पास, फिर मेरी जो कुछ ज़ाहिर है उसमें गलतियाँ थी, मिस्टेक थी। सिद्दीक सर कहते बेटा इस तरह रदिए काफ़िया, हम काफ़िया ऐसे होता है, इसके उज़ान ऐसे होते हैं, वो मुझे गाइड करते रहे। तो मिली नगमों से इब्तिदा, फिर सिलसिला चला
काफ़ी फिर मुझे एक बुज़ुर्ग उसमें मिले, कहते हैं आप देखो मिली नगमे लिखते हो गानों की तरफ, कुछ अल्लाह ताला की तरफ। फिर मैंने हम तो नात भी ये भी सिलसिला शुरू किया। सुभान अल्लाह। तो करते करते फिर मैंने नात जो है एक हाफिज़ ताहिर कादरी, इन्होंने मेरा मिलाद के हवाले से प्रोग्राम एक कलाम मैंने खुद कंपोज किया था, मेरा दिल मदीना बना दे या रसूल अल्लाह, ये काफ़ी फेमस हुआ था उसमें। तो शायरी मेरी फिर इस तरह एक सिंगिंग में काफ़ी अरसे से उसमें जो है टीवी पे मैं देखता था, मैंने कहा शायरी में करता हूँ अब सिंगिंग की तरफ। जैसे मैं टीवी पे किसी का प्रोग्राम इंटरव्यू देखता था, उसमें जो है इंसान यानी एक अशरफ मखलूक के कोई काम नामुमकिन नहीं अगर करो तो सर अक्सर मुझे बताते थे बेटा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तो मैंने सिंगिंग की तरफ ही तवज्जो देना शुरू की, जैसे एनुअल प्रोग्राम होते थे स्कूल में, फिर मैंने उसमें कभी नात में, कभी नगमों में, कभी टेबलों में, तो इस तरह। अच्छा, इंतहाई मुश्किल सफ़र रहा है हमारा। मैं यही सुन रही थी और बात करते करते भी कि खुर्शीद भाई ये बताइए कि आपके बारे में बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उरूज देखा और फिर जवाल देखा। उरूज क्या था, कैसा था उरूज, और जवाल था तो वो कितना? वो ऐसा सिलसिला था, कभी एक कहते हैं ना वो अच्छे जब दिन होते हैं तो बहारों के जब दिन होते हैं तो उसमें सब फूल लोग साथ होते हैं, तो वो बहारों के मौसम में सभी साथ। उस पर मैंने सिंगिंग के हवाले से उसमें जो है पार्स म्यूजिकल बैंड था एक, इस्माइल केरल, उनके साथ सबसे पहले मैंने उनके साथ सिंगिंग करता रहा, फिर पार्स म्यूजिकल बैंड के साथ। तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आर्ट्स कौंसल में मैंने उसमें भी हिस्सा लिया, उसमें सलीम जावेद, ये सलीम दानिश, इनके साथ भी हसन जहांगीर, मुलाकातें रही काफ़ी, मेरा आना जाना भी रहा। सलीम बहुत अच्छी नाइस तबीयत, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा ना, सलीम दानिश जो अम्मा देख मुंडा बिगड़े, उन्होंने मुझे मोइन अख्तर साहब का वो जो है एड्रेस दिया था। हिना बच्ची मेरी एक छोटी सी है। फिर मेरा रुख ज़रा सा नातों की तरफ भी, जब नाते लिखने लगा ना तो उसमें जो है मैंने कहा कुछ बच्चों को नातों की तरफ कुछ मैंने सुर, जो मेरे उस्ताद हैं पहले जो उस्ताद जो सईद सागर, फिर उनके जो उस्ताद थे शौकत मलक शौकत ईसा खेलवी साहब, वो अताउल्लाह की शागिर्द हैं, तो उनसे मैं अब भी तरबियत ले रहा हूँ मौसीकी के हवाले से। मैंने कहा जब ये एक मौसीकी सुर मुझे कुछ सीखे टूटे फूटे, यही सरकार की शान में, अल्लाह ताला की शान में, मनकबत मौला अली की शान में, क्या बात। वो फिर मैंने बच्चे कुछ, सादिया इकबाल मेरी क्यू टीवी की पहली नात ख्वां है जो शागिर्द स्टूडेंट, इतने साल में एक साथ जब होता है ना एक फैमिली की तरह, जब अच्छे दिन होते हैं बहारों में साथ होते हैं, जब खिज़ां आती है मुरझा जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं, तो फिर जब कोई पूछने के लिए आता नहीं उस वक्त वो दुख होता है मेरी। फिर भी क्योंकि शागिर्द जो होते हैं बच्चे औलाद की मानिंद होते हैं। तो दरख्त तक कैसे पहुंच गए खुर्शीद भाई? दरख्त का सिलसिला वो अभी ऐसा है कि बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात होते हैं, उसमें जो है ना जीवन साथी भी वो ऐसे मिला के उसमें जो बड़ी वो लंबी कहानी में मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा, जो मैंने सोचा था मेरा जो आइडियल, जैसे एक चेहरा एक ज़हन में सोचता ना मेरा आइडियल ये, मगर वो ज़िंदगी में जब आए तो हालांकि मैंने एक तर्स करके जो है सीधी सच बात बताऊं कि वो डाइवोर्स हुई थी, छोटा सा बच्चा था उनके साथ। हालांकि अब सच में बताऊं दिल, जैसे मैं अक्सर फिल्म में देखता था, मैं मेरे फेवरेट जो अदाकार नदीम साहब, उनकी शख्सियत से मैं बड़ा मुतासिर हूँ उसमें जो, तो जैसे बहुत सी ऐसी फिल्में होती थी जैसे किसी के साथ छोटा सा बच्चा है तो उसमें इस तरीके से सिलसिला रिश्ता हुआ था, मगर वो उनकी नीयत कुछ शायद और थी अदर, जैसे नहीं ये गरीब सा है इसके साथ सिलसिला करके बाद में जो फिर वापस वहाँ जाना, जैसे वो कहते हैं अलाला करना। पहले बहुत अच्छे दिन गुजरे, फिर दिन ब दिन वो हालात, उन्होंने ऐसे कपड़े ले जाना शुरू कर दिया। मैंने उनकी उसमें से एक मेरा बेटा भी है, तो ऐसा कर दिया कि बस मैं 8 साल तक मैंने जो है ना नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा आप वापस आ जाए, मगर उन्होंने जो है ना बस समझे नहीं उसमें चीज़ जो एक जिंदगी। आप इस जगह रहते हैं, आपका ये बिस्तर देख रही है हम लोग, जब तक मेरी वालदा हयात थी उसमें जो है ना उस वक्त तो बहुत अच्छा, वो मैं बड़ा एक वालदा साहब का लाडला था, वो अक्सर मुझे देखती थी, उसमें कहती थी बचपन में आपकी पता नहीं क्या पेशेंट हुई, आप सिंगिंग की तरफ, तो वो ज़रा सिंगिंग से चिढ़ती थी, नातों की तरफ जो है मैं करता फिर खुश होती थी उसमें वो ज़रा गुस्सा करती, कहती ये क्या है। मैंने कहा नहीं ये एक फ़न है, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से देखो, इसमें बहुत से लोगों ने डिग्री हासिल की, हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसे नामवर जैसे नुसरत फ़तेह साहब है, मेहंदी हसन साहब है, गज़ल गायक के हवाले से,
मसूद राना है, इस तरह बहुत से उसमें मैडम नूर जहाँ जो एक मैं लाहौर में गया था, कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए ना, देखो एक लेडीज़ फीमेल है, उसने लोगों को बताया कि गाने की फीलिंग क्या होती है, हाथों के इशारे से क्या होता है, उनके होंठ, उनकी आंखें, उनका चेहरा बात कर रहा होता है कि अगर खुशी की फीलिंग्स है ये, अगर गमगीन है उसके चेहरे पे उदासी होगी। ये मैडम ने लोगों को पूरे वर्ल्ड में बताया कि ये फीलिंग्स होती है, ऐसे अंदाज होता है खुशी का, गम का, इंतजार का। तो कुछ सुना दें खुर्शीद भाई हमें, जब इतना जिक्र कर रहे हैं आप और इस तरह आप कैफियत हमारी भी अपने साथ ही वो आप तारी कर रहे हैं, तो कुछ सुनना यहाँ लाजिम है फिर। अच्छा, कोई अपनी चीज सुनाऊं या कोई मैडम के? मैडम का सुना, मैडम का जिक्र कर रहे हैं। मैडम मुझे एक मस्ती वाला सॉन्ग जरा सा अक्सर मुझे फरमाइश थे, तो मैं वो सुनाता हूँ। जरूर जरा मेरा थोड़ा सा अंदाज, मैडम को हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, वो हमारे लिए वो एक अकेडमी है, वो एक स्कूल है, वो एक कॉलेज, वो उस तक हम छू नहीं सकते, मगर ज़रा सी उसकी थोड़ी सी महक, उसमें खुशबू हम साथ लगा सकते हैं थोड़ी सी, मगर उनके हम पाँव की खाक नहीं। मैडम हमारे लिए पूरे वर्ल्ड। तो इजाज़त है आप लोग? प्लीज। खलो हाय चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, बोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, ते चोरी वांगू प्यार करिए असी तो वे दुनिया तो क्यों डरिए भाई क्यों डरिए, चन ते चकोरी वांगू प्यार करिए असी तो वे दुनिया तू चन ते चकोरी प्यार करिए असी तो में दुनिया तू क्यों डरिए, कहतियां ने बावा में तू दूर न खलो हाय चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, बोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। वाह 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 वाह, जबरदस्त। इसमें से मैंने रैपिंग स्टाइल थोड़ा सा, आपने कमाल स्टाइल डाला है। अच्छा, आपने जो है ना, जब गाना है तो आपने इसकी थोड़ी सी आपके पास आपने अपनी जिंदगी पे कुछ लिखा है खुर्शीद भाई? मुझे पता चला है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ चाहता हूँ, मैं अपना मेरा लिरिक्स लिखी हुई फेवरेट सॉन्ग जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जी दुनिया को सुनाए, दिल की आवाज, मस्त आंखों के ऊपर। उसमें एक चीज जो है ना, 3-4 में आइटम सुना, एक माँ की शान में, एक बच्चों के लिए किताब के हवाले से जो कुछ मेरे टॉपिक मेरे दिल में, आप यहाँ आज इंटरव्यू हो रहा, मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का। कुछ दिल की बातें आज जो मैं बढ़ास जो अपने 3-4 आइटम वो सिर्फ आस्ताई अंतरे में सुना। आप एक काम करें, आस्ताई अंतरा दोनों का साथ मिलाकर जो बता सुना दें, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मस्त आंखों के ऊपर आस्ताई अंतरा। मस्त आंखें तेरे ये हो, तेरे रुखसार बेसूरेशम, ये चांद सा मुखड़ा बना के सनम, मुसव्विर ने तोड़ा कलम, मस्त आंखें तेरे ये हो, तेरे रुखसार बेसूरेशम, तौबा तेरा ये मुस्कुराना, होठों की गलियों का कब कमान, तेरी अदा ये दिल में कसम से आग लगाए मेरी जाना, तौबा तेरा ये मुस्कुराना, होठों की गलियों का कब कमान, तेरी अदा ये दिल में कसम से आग लगाए मेरी जाना, इजाजत हो अगर आपकी चुरा लूं गलियों से मैं शबनम, मस्त आंखें तेरे ये हो, तेरे रुखसार बेसूरेशम, ये चांद सा मुखड़ा बना के सनम, क्या बात है, तोड़ा कलम,
ला ला हे 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 वाह 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 वाह, आपकी जबरदस्त। गायकी म्यूजिक के साथ जो आपका अंदाज है मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूं और इतना खूबसूरत आपका अंदाज है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे मौके मिलते रहे। आखिर में एक छोटा सा क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को पैगाम या उनसे मुतालबा, क्योंकि बहुत सारे फंड्स होते हैं हुकूमत की जानिब से फनकारों के लिए। मुख्तसर अल्फाजों में ये मैं कहना चाहूँगा, मैंने कुछ तराने मिली नगमे लिखे क्योंकि मुझे बचपन में आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मैं वहाँ लाहौर में मैंने मुख्तसर में बता रहा हूँ, उसमें मैंने 6 महीने रहा हूँ, इसलिए भाई मेरे जो बड़े आर्मी में थे, मगर वहाँ 1 महीना ऊपर एज हो गई थी। नेवी में अप्लाई किया, मगर मेरी ये ख्वाहिश है, आखिर ISPR से मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि कुछ तराने मैंने लिखे हैं, मैं गाना चाहता हूँ, कुछ सिंगरों से गवाना चाहता हूँ, उसकी कंपोजिंग की है, कुछ मेरे उस्तादों ने की है, सईद सागर, मलिक शौकत ईसा खेलवी साहब उन्होंने की है, शहजाद साहिल उन्होंने की है, मैंने खुद अपनी कंपोजिंग। मैं चाहता हूँ उन तरानों को जो है ना, ये पाकिस्तान के जियाले जो मुजाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, अल्लाह आपके लिए बहुत अच्छे मामलात फरमाए। और PSL अब रवाना हो रहा है कराची से लाहौर की तरफ। हम बहुत एक्साइटेड हैं मैचेस के लिए, आगे आने वाली टीम्स के लिए, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन टूर्नामेंट में आगे बढ़ नहीं पाएगा, कौन आखिरकार जीतेगा PSL, सब इसके लिए एक्साइटेड है। कौन सी टीम के सर जाएगा ये सहरा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना बिल्कुल करना पड़ेगा। शाज़ेब और माया आपकी खिदमत में कल फिर खैर आफिज़ जिंदगी बखैर हाजिर होंगे। रखिएगा अपना ख्याल। सुबह सवेरे पाकिस्तान में सिर्फ कल सुबह तक के लिए इजाजत। शाम का 4 बजे का रिपीट देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।